हेलो एवरीवन, द फंडामेंटल बाबा चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी इसमें पढ़ाए हुए टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और मैं ट्राई करूँगा कि ऑलमोस्ट पर डे एक नई वीडियो डाल सकूँ। ठीक है। ये जो अभी हमने आज टॉपिक पिक किया है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, ये बेसिकली आईआईटी एडवांस के लिए केवल है। तो जो बच्चे मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनको सिर्फ बोर्ड एग्जाम से मतलब है, वो इस वीडियो को स्किप कर दें, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली प्योरली केवल और केवल आईआईटी एडवांस के पर्पज से है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन के बारे में आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो इससे रिलेटेड भी वीडियो टाइट्रेशन आयनिक के फर्दर पार्ट में मैं डाल दूंगा और साथ में लिंक कर दूंगा। टाइट्रेशन में बेसिकली होता है क्या, एक बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लीजिए। इस टाइप का कुछ सेटअप लगा होता है, साथ में स्टैंड वगैरह बधा होता है। ठीक है, तो उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस काम की चीज़ समझ लीजिए। ये जो ट्यूब होती है जिसमें एक हम नोन सोल्यूशन फिल करते हैं, उसको हम ब्यूरेट कहते हैं। एक फ्लास्क होता है जिसमें अननोन सोल्यूशन होता है। इसमें जो लिक्विड फिल होता है इसको हम टाइट्रेंट कहते हैं या फिर टाइटर कहते हैं। ठीक है। और जो इसमें फेल होता है इसको हम क्या कहते हैं, टाइट्रेंट कहते हैं। इसकी कंसंट्रेशन हमें नोन होती है, पता होता है। इसकी कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो कंसंट्रेशन कैलकुलेशन में एक मेथड कंडक्टोमेट्री का भी यूज़ किया जाता है। अब इससे कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके सिलेबस में नहीं है। एक थोड़ा बहुत आता है टाइट्रेशन से रिलेटेड, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड है, तो फिर कभी कवर अप कर लेंगे। अभी सिंपल हम जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस जो भी अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट हमने ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी चेंज कैसे होती है, उससे रिलेटेड ग्राफ्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया टाइट्रेंट का और टाइटर का। अब कुछ थोड़ी सी थ्योरी जो टाइट्रेशन के बारे में है, कि एक मेथड है टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इन द सेंस का मतलब हम यहाँ कंसंट्रेशन से ले रहे हैं, ऑफ ए अननोन सोल्यूशन of an unknown solution by reacting this solution with a standard solution। standard solution मतलब जो भी हमें पता होता है। of unknown of known concentration, known solution is called a titrant and unknown solution is called as titer। ठीक है। और जब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, एंड पॉइंट या फिर एंड पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट पर टाइटर और टाइट्रेंट के मिले इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस पर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप अगेन फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा हेडेक मत लीजिएगा। मैं फिर वापस से रेडॉक्स के और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों के टाइट्रेशन की वीडियोस डालूंगा, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक थ्योरी थोड़ी सी लिखी है कि कंडक्टेंस measurement may be utilized for the detection of end point। this titration is called as conductometric titration। और इसके रिलेटेड फिर थ्योरी है कि बेसिकली हम इसमें करते क्या है। तो मैं आपको इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी आप लिख लीजिएगा, नोट्स के पर्पज से मैंने लिखा है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने एक सोल्यूशन लिया है HCl का। ठीक है। मान लो मैंने 100 ml ले लिया और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर थी। अब ऑब्वियस सी बात है HCl अगर एक्वस फॉर्म में मैंने डिसॉल्व कर रखा है तो ये फर्दर डिसोशिएट होगा H प्लस साथ में Cl माइनस आयन में। अब हमें पता है कि कोई भी अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल जो आयन की फॉर्म में डिसोशिएट हो सकते हैं, अगर एक्वस सोल्यूशन में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप करके NaOH मिलाते हैं। तो मान लो पहले स्टेप में हमने क्या किया, NaOH मिला दिया। ठीक है। अब NaOH जो मिलाया उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर थी और हमने सिर्फ 5 ml मिलाया है। ठीक है। कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर, और हमने ऐड कितना किया, 5 ml। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, NaCl एक्वस फॉर्म में और साथ में H2O। तो देखो H2O का तो हमें कोई काम नहीं है, तो इसको छोड़ दो आप। अब काम की चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। जैसे स्टार्टिंग जब हमने किया था तो सिर्फ हमारे पास ये था। अब जब रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन होने से पहले इसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स लिख लो। तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मिलीमोल रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कितने मिलीमोल हो गए, 100 मिलीमोल हो गए। इसके कितने मिलीमोल हो गए, 5 मिलीमोल हो गए। जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो इसके मिलीमोल्स कितने बचेंगे, 95 मिलीमोल बचेंगे। और इसके ये कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा। NaCl कितना फॉर्म होगा, 5 मिलीमोल फॉर्म होगा। ठीक। अब t=0 पर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ HCl था। कितना था, 100 मिलीमोल। अगर इनके आयंस को डिवाइड करें
तो इसका मतलब ये हुआ H प्लस अपने पास कितना था, 100 मिलीमोल था, और Cl माइनस कितना था अपने पास, ये भी 100 मिलीमोल था। लेकिन रिएक्शन के बाद किसी पर्टिकुलर टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उस टाइम पर हमारे पास सोल्यूशन में क्या क्या है, HCl है और NaCl दोनों है। HCl हमारे पास कितना बचा हुआ है, 95 मिलीमोल बचा हुआ है, और NaCl हमारे पास कितना फॉर्म हुआ है, 5 मिलीमोल फॉर्म हुआ है। इसका मतलब दोनों के दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट 100% होंगे। HCl को अगर डिसोशिएट करोगे तो H प्लस Cl माइनस, तो कितना H प्लस मिलेगा, 95 मिलीमोल, और Cl माइनस कितना मिलेगा, 95 मिलीमोल। अब अगर हम NaCl को डिसोशिएट करेंगे तो Na प्लस साथ में Cl माइनस, ये कितना मिलेगा, 5 मिलीमोल, और Cl माइनस कितना मिलेगा हमें, 5 मिलीमोल। अब दोनों की कंसंट्रेशन हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे जो कैटायन है वो सिर्फ और सिर्फ H प्लस से कितना है, 100 मिलीमोल है। यहाँ पर जो एनायन है वो कितना है, 100 मिलीमोल है, और कौन है, Cl माइनस। फाइनल सोल्यूशन में अपने पास H प्लस कितना है, 95 मिलीमोल, Na प्लस कितना है, 5 मिलीमोल, और Cl माइनस कितने हैं, 100 मिलीमोल। ये 100 मिलीमोल कैसे हो गए, Cl माइनस ये 5 मिलीमोल NaCl का, और 95 मिलीमोल HCl का। तो देखो एनायन के अमाउंट में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं है, यानी एनायन की वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी पहले थी वही आपकी अभी भी रहेगी। तो इस एनायन वाले पार्ट को हम कंपैरिजन में कंसीडर नहीं करेंगे। पहले H प्लस था कितना, 100 मिलीमोल, अभी H प्लस कितना है, 95 मिलीमोल, Na प्लस कितने हो गए, 5 मिलीमोल। इसका मतलब ये है कि जितने 100 मिलीमोल हमारे पास H प्लस थे उसमें से 5 मिलीमोल H प्लस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, Na प्लस से। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है मोबिलिटी का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इनफाइनाइट अपॉन z मल्टीप्लाई बाई f, ठीक है। ध्यान रख लेना, कई बार फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। अगर कैटायन का पूछेगा तो उसका चार्ज, एनायन का पूछेगा तो उसका चार्ज। ये एफ मतलब वही फैराडे कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, एडवांस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए अब कैटायन हो या फिर एनायन है, तो एनायन वाला हमारे पास कांस्टेंट है। कैटायन वाले पार्ट की अगर बात करें तो 100 मिलीमोल H प्लस था, अभी कितने मिलीमोल है, 95 मिलीमोल है। कितने H प्लस Na प्लस से रिप्लेस हुए हैं, 5। अगर Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी या फिर कह लो मोबिलिटी H प्लस से ज़्यादा हुई, दोबारा समझना, अगर Na प्लस की मोबिलिटी या मोलर कंडक्टिविटी H प्लस से ज़्यादा हुई, इसका मतलब उल्टा बोल दिया यार, फिर से समझा। हमारे पास टोटल 100 मिलीमोल H प्लस थे, अभी कितने बचे हैं, 95 मिलीमोल, यानी 5 मिलीमोल H प्लस हमने किससे रिप्लेस कर दिया, Na प्लस से। इसका मतलब ये समझिएगा क्या है कि 5 मिलीमोल जो Na प्लस हमने एक्स्ट्रा जो रिप्लेस हुए, एक्स्ट्रा नहीं मिला है, जो H प्लस को जितने Na प्लस ने रिप्लेस किया, अगर Na प्लस की मोबिलिटी H प्लस से अच्छी हुई, तो देखो मोबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, सीधा मोलर कंडक्टिविटी के। अगर Na प्लस की मोबिलिटी H प्लस से अच्छी हुई, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर Na प्लस की मोबिलिटी H प्लस से खराब हुई तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। अगर H प्लस की मोलर मोबिलिटी और Na प्लस की मोबिलिटी दोनों सेम हुई, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन, जिसमें एक कैटायन या फिर एनायन, दोनों का कई बार हो सकता है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आप सिंपल ऐसे समझिए, जिसमें आयन, एक आयन को दूसरा आयन कोई रिप्लेस करे, उस आयन की मोबिलिटी में अगर चेंज आता है तो आपके मोलर कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। इसी को हम कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन। अब 2 पॉइंट जो हमें लिखने और याद रखने हैं, तो नोट लिख के पहला पॉइंट आप मेंशन कर लो कि मोबिलिटी ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इज मैक्सिमम in all cations and anions respectively।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि मोबिलिटी H प्लस की अपने सभी कटायन में सबसे ज़्यादा होती है, OH माइनस की मोबिलिटी अपने सभी एनायन में सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोबिलिटी ऑफ H प्लस की, इसकी ज़्यादा क्यों होती है। तो देखिए हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल है। अब H प्लस आयन ग्रैब होगा किसी न किसी H2O के साथ, वो देखिए यहाँ से इस H प्लस आयन का मूवमेंट कैसे होगा। यहाँ से जैसे H प्लस आयन फ्री हुआ, ये हमारा मान लो इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारे इलेक्ट्रोड का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो H प्लस आयन है तो भाग करके किधर जाना चाहेगा, नेगेटिव टर्मिनल पे। अब इसका मूवमेंट का मेथड समझना। अब एक तरीका ये होता है जैसे हमारे बाकी कटायन मूव करते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सिंपल आंख मूव करके, जैसे मान लो आप मेले में घूम रहे हो, भीड़ लगी है और आपको भाग करके दूसरे एंड पॉइंट पर पहुंचना था, यहाँ ढेर सारे लोग हैं, तो आप इन सबको चीरते पाड़ते हुए दूसरे एंड तक पहुंचोगे। लेकिन H प्लस आयन का मूवमेंट दूसरे तरीके से होता है। ये मूवमेंट कैसे करता है, इसको बगल वाला H2O मॉलिक्यूल हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है, जैसे इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस H प्लस को बुला लेगा। तो H प्लस को इसने बुलाया तो ये HOH हो गया। यहाँ पे क्या बन गया, HOH और H के साथ पॉजिटिव। अब थोड़ी देर बाद क्या करेगा, बगल वाला H2O का लोन पेयर एक H प्लस ले लेगा। अब H प्लस पे कोई ऐसा मार्क तो लगा नहीं हुआ है कि नहीं यही H प्लस जाना चाहिए, कोई भी H प्लस जा सकता है। इस लोन पेयर ने इसके दूसरे H प्लस को बुला लिया। अब ये H3O पॉजिटिव हो गया। अब इसके बगल वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे करके फिर इस H प्लस को बुला देगा। तो यहाँ पे देखो ये तरीका ऐसा हो गया कि जब आप भागना स्टार्ट किए तो जो आपके सबसे पीछे वाला बंदा था इसने आपका हाथ पकड़ा, खींच के आपको आगे ढकेल दिया। अब जो आगे बंदा मिला इसने आपका हाथ पकड़ा, आपको खींच के वापस उसने आगे ढकेल दिया। अब ये अगला बंदा मिला, इसने आपका हाथ पकड़ा और उसको आपको आगे ढकेल दिया। तो देखो आप जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हो आपको पुश मिल रहा है, एक हेल्प मिल रही है सॉल्वेंट की। लेकिन बाकी कटायन के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो Na प्लस को भागना होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये H2O, पहली चीज तो ये दिक्कत होगी कि इसको ये सब मिल करके सॉल्वेट कर लेंगे, तो वो पार्ट अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम तो यही रहेगी। दूसरा, ये Na प्लस जब भागेगा एक H2O मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल्स H2O के मॉलिक्यूल से क्या करेगा, ये भिड़ता हुआ दूसरी साइड में पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, H प्लस कैटायन के रिस्पेक्ट में हमारी कम हो जाएगी। यही सेम चीज हमारे एनायंस में भी होता है, OH माइनस वाले केस में भी यही सेम चीज होती है कि जैसे मान लो हमारे पास ये सॉल्यूशन था, देखिए अब इसमें मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगा, ये O माइनस क्या करेगा, इसके H प्लस को ग्रैब कर लेगा, तो ये HOH हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, HO माइनस। अब ये देखो बिना हिले इसने यहाँ HO माइनस जनरेट करवा दिया। अब ये क्या करेगा, अपने आगे वाले हाइड्रोजन H2O का H प्लस ले लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये कन्वर्ट हो गया H2O में और ये कन्वर्ट हो गया HO माइनस में। अब ये दूसरे वाले के साथ क्या करेगा, इसका H प्लस ले लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, HO माइनस में। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दूसरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की हेल्प कर रहा है। तो हमारा एक OH माइनस कहाँ उठ के पहुंच गया, दूसरे वाले पॉइंट पे। बाकी आप कोई भी एनायन ले लो, जैसे मान लो आपने Cl माइनस लिया तो इसका भागने का तरीका वही रहेगा जैसे Na प्लस भाग रहा था कि पहले इस H2O मॉलिक्यूल से भिड़ेगा, फिर इससे भिड़ेगा, फिर इससे भिड़ता भिड़ता फिर वापस से दूसरे वाले आपके पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा। इसलिए H प्लस और OH माइनस की मोलर कंडक्टिविटी या फिर कह लो मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अब डिफरेंट हम टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला केस हम लेते हैं, डिफरेंट केसेस हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा केस है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर का। केस फर्स्ट हमने लिया है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट सपोज कर लेते हैं कि हमने HCl लिया है और इसकी कंसंट्रेशन हम 100 ml वॉल्यूम और कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ले लेते हैं। अब हम दूसरा हमारा जो सोल्यूशन रहेगा वो हम NaOH लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन सपोज कर लेते हैं हमने 0.2 मोलर लिया है। अब वॉल्यूम हम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऐड करेंगे तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अब
टी इक्वल टू 0 पर हमारे साथ क्या होगा, या फिर जब हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है उस पॉइंट पर HCl हमारे पास टोटल कितने मिलीमोल आएंगे, 10 मिलीमोल। अगेन मिलीमोल निकालने का मेथड मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, इसको डिसोशिएट करोगे तो H प्लस साथ में Cl माइनस, तो हमारे पास 10 मिलीमोल H प्लस आएंगे और Cl माइनस हमारे पास आएगा, ये भी 10 मिलीमोल ही होगा। अब मान लीजिए हमने कुछ 5 ml 10 ml वॉटेवर कुछ हमने वॉल्यूम ऐड कर लिया, तो किसी टी इक्वल टू टाइम T1 पर, लेकिन ये इक्वलेंस पॉइंट नहीं आया तो इसको हम बिफोर इक्वलेंस पॉइंट कह सकते हैं। हमने जो वॉल्यूम ऐड किया है NaOH का वो हमने लिया है 10 ml। अब इस 10 ml वॉल्यूम में क्या होगा उसको समझिएगा। हमारे पास HCl कितना है टोटल, 10 मिलीमोल है। NaOH हमने कितना लिया है 10 ml, यानी NaOH के मिलीमोल्स कितने हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज 2 मिलीमोल। अब आप इसको रिएक्शन कराइए तो आपको मिलेगा NaCl साथ में H2O। H प्लस और Cl माइनस और Na प्लस और OH माइनस एसिड बेस रिएक्शन हुई, NaCl मिला और H2O मिला। रिएक्शन के बाद इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे, 8 मिलीमोल्स बचेंगे। NaOH कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया। NaCl कितना फॉर्म हुआ है हमारे पास, 2 मिलीमोल फॉर्म हुआ है। ओके, अब इसको कंपैरिजन में लेके आते हैं। देखिए हमारे पास पहले कितना है, H प्लस कितना है 10 मिलीमोल, Cl माइनस कितना है हमारे पास 10 मिलीमोल। अभी हमारे पास H प्लस कितना है, इस केस में इसमें H प्लस है हमारे पास 8 मिलीमोल और Na प्लस कितना है हमारे पास 2 मिलीमोल। Cl माइनस टोटल कितना है, तो HCl से Cl माइनस हमारे पास कितना आएगा, 8 मिलीमोल आएगा और NaCl से Cl माइनस कितना आएगा, 2 मिलीमोल आएगा। टोटल करोगे तो कितना हमारे पास हो गया, 10 मिलीमोल। अब दोनों सोल्यूशन को आपस में कंपेयर करो। यहाँ पर एनायन का अमाउंट 10 मिलीमोल, यहाँ पे एनायन का अमाउंट 10 मिलीमोल। इसका मतलब एनायन से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम एनायन है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि मिलीमोल सेम है, सिर्फ मिलीमोल भी सेम होने चाहिए। और दूसरी चीज सेम एनायन की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे कह लो कि दोनों एनायन सेम है तो मोबिलिटी सेम है। ठीक है, IIT एडवांस आएगा क्वेश्चन, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आयंस की मोबिलिटी सेम रहती है तो भी हमारा मोलर कंडक्टिविटी सेम आता है। लेकिन कटायन वाले केस में देखो चेंज हो गया है कि 2 मिलीमोल H प्लस को किसने रिप्लेस कर दिया है, Na प्लस ने रिप्लेस कर दिया। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि H प्लस की मोलर कंडक्टिविटी बढ़िया होती है, अच्छी होती है एज कम्पेयर टू Na प्लस की। यानी एक हाई मोबिलिटी वाले कैटायन को हमने एक लो मोबिलिटी वाले कैटायन से रिप्लेस कर दिया। तो लो मोबिलिटी वाले कैटायन से अगर हमने रिप्लेस किया, इसका मतलब क्या होगा, हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब जैसे जैसे आप NaOH ऐड करते जाओगे आपका H प्लस रिप्लेस होता जाएगा और उसकी जगह कौन लेता जाएगा, Na प्लस लेता जाएगा। यानी जब आप इक्विवेलेंस पॉइंट पर पहुंचोगे उस पॉइंट पर सारा का सारा H प्लस किसने रिप्लेस कर दिया होगा, Na प्लस ने रिप्लेस कर दिया होगा। ठीक है, अब HCl के मिलीमोल कितने हुए थे, 10 मिलीमोल, और ये भी हमने कितना ले लिया, 10 मिलीमोल। इनडायरेक्टली अगर कह लीजिए तो वॉल्यूम के टर्म में अगर आप निकालोगे तो 0.2 मोलर NaOH लिया था, तो वॉल्यूम हमने बेसिकली कितना ले लिया है, 50 ml ले लिया। तो ये इसके केस में 10 मिलीमोल है। कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, हमारे पास NaCl कितना बन गया, 10 मिलीमोल। ठीक है, अब T इक्वल टू 0 पे हमारे पास H प्लस कितना था, 10 मिलीमोल, और Cl माइनस हमारे पास कितना था, 10 मिलीमोल। और इक्विवेलेंस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर हमारे पास Na प्लस कितना है, 10 मिलीमोल, और टोटल Cl माइनस कितने हैं, 10 मिलीमोल। तो इसका मतलब ये हुआ सारा का सारा H प्लस हमने Na प्लस से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब T इक्वल टू 0 से लेकर के इक्विवेलेंस पॉइंट तक लगातार आपकी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये लाइन अभी ध्यान रखना, अभी ग्राफ में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब कि सारा का सारा HCl तो कंज्यूम हो गया, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचा है, सिर्फ NaCl है, कितना है, 10 मिलीमोल है। अब इसमें आप फर्दर फिर से और NaOH ऐड कर दो, तो NaOH और ऐड करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप सॉल्यूशन में अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो Na प्लस का भी अमाउंट बढ़ रहा है,
साथ ही साथ हम OH माइनस का भी अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो OH माइनस का अमाउंट इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि अब हम मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ इस टाइप का बनता है। इस एक्सिस पे हमने रखा है लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH जो भी हमने ऐड किया है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी और उसके बाद क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब जो इसमें मोलर कंडक्टिविटी है ये हमारा T=0 से स्टार्ट हुआ, ये इक्विवेलेंस पॉइंट पर है। बिल्कुल T=0 इस पॉइंट पर मोलर कंडक्टिविटी किसकी वजह से रहा होगा, H प्लस एंड Cl माइनस की वजह से। ये जो पूरा ग्राफ बना है, ये जो पूरा कर्व है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो H प्लस होगा, Cl माइनस होगा और Na प्लस होगा। और ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा ग्राफ है, इसके लिए कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो यहाँ Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा और OH माइनस होगा। इस ग्राफ को आप अलग से बना करके ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट ग्राफ है। ये पहला केस हो गया। अब सेकंड केस पे आते हैं। केस नंबर सेकंड हमारा है, इसमें हम वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने CH3COOH है 0.1 मोलर और 100 ml का, और हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं 0.1 मोलर और VML हम सोल्यूशन 1/1 ऐड कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा समझिएगा, कॉमन आयन इफेक्ट अगर नहीं पढ़ा तो एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, आप लोग अपने नोट्स में आयनिक में होगा। ठीक है, समझते हैं। जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है, मतलब T=0 वाली कहानी, उस पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, CH3COOH होगा और ये CH3COO माइनस में डिसोशिएट होता होगा और साथ में H प्लस के फॉर्म में डिसोशिएट होगा। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इस फॉर्म में डिसोशिएट होते हैं, लेकिन सारा डिसोशिएशन नहीं होगा। लेकिन अब हम यहाँ मेंशन करते हैं बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब हमने यहाँ अपना NaOH ऐड कर दिया। मान लो हमने यहाँ से कुछ स्लाइट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऐड किया। आप समझिएगा यहाँ होगा क्या, हमारे पास CH3COOH प्लस NaOH है, रिएक्शन कराई, हमें क्या मिला, CH3COO माइनस और साथ में Na प्लस और साथ में H2। देखो ये रिएक्शन चलेगी, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि CH3COOH NaOH कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये अमाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ एक थोड़ा सा कॉमन एन इफेक्ट टाइप की चीज़ लगेगी, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले मोलर कंडक्टिविटी किसकी वजह से थी, हमारे पास CH3COOH था, ये एक टाइप का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब मान लो ये मैंने 10 मिलीमोल लिया है, इसका मतलब ये सिर्फ 0.1 मिलीमोल बना होगा और साथ में हमारे पास H प्लस भी कितना फॉर्म हुआ होगा, 0.1 मिलीमोल। ओके, मान लो यहाँ पे अगेन हमारे पास था कितना, 10 मिलीमोल था, हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये मान लो हमने 0.1 मिलीमोल ही ले लिया, मतलब सिर्फ 1 ml लिया। रिएक्शन होगी, ये कितना बनेगा, 9.9 मिलीमोल बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना फॉर्म होगा, 0.1 मिलीमोल फॉर्म होगा। अब ये समझिएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी क्या होती है कि ये आप इसको डिसॉल्व करोगे तो आराम से 100% आयन की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन में पहले क्या था, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, यानी CH3COOH अभी बचा हुआ है कितना, 9.9 मिलीमोल, और CH3COO माइनस और साथ में Na प्लस बना है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको वन टाइम देखने पे यही लगेगा कि अगर हम CH3COO माइनस Na प्लस बना रहे हैं तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म हो गया, अब आराम से फटाक से डिसोशिएट होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ समझिएगा, जब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ NaOH मिलाते हैं, तो यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है, उसको हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। देखो अब यहाँ समझना हुआ क्या होगा, जो हमारे पास CH3COOH 9.9 मिलीमोल बचा है, ये डिसोशिएट होगा किस फॉर्म में, CH3COO माइनस और H प्लस के फॉर्म में। हमारे पास पहले से डिसोशिएट फॉर्म में कौन रहेगा, CH3COO माइनस और साथ में Na प्लस।
अब ये डिसोशिएट होने की जब कोशिश करेगा तो ये देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये आयन और ये आयन देखो दोनों कॉमन है, तो ये क्या करता है, इस कॉमन आयन की वजह से CH3CW जितना डिसोशिएट होना चाहिए था उतना डिसोशिएट नहीं होगा, या फिर ऐसे कह लो डिसोशिएट होगा, जब कॉमन आयन लगेगा तो उसकी वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल जब स्टार्ट हम करते हैं तो उस पॉइंट पर कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। उसके बाद जैसे ही हम और ज़्यादा अमाउंट ऑफ NaOH मिलाते हैं, मान लो CH3CWH है, ये हमने 10 मिलीमोल लिया है, हमने फिर फर्दर NaOH मिलाया और उसकी कंसंट्रेशन में उसके नंबर ऑफ मिलीमोल मैंने बढ़ा के 2 मिलीमोल कर दिए, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, CH3CW माइनस Na+ और साथ में H2O। अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट में हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी किसकी वजह से हुई, CH3CW माइनस की वजह से और Na+ की वजह से। H+ का यहाँ से अमाउंट जनरेट होगा लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में होगा, तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसका अमाउंट काफ़ी कम होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं दोबारा बता दूंगा। अब आते हैं जब हम इक्विवेलेंस पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो CH3CWH कितने मिलीमोल फॉर्म हुआ है, 10 मिलीमोल, इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया, कितना बन गया 10 मिलीमोल, ये भी हमने ले लिया। रिएक्शन के बाद ये कंप्लीट कंज्यूम हो गया, हमारे पास ये क्या कितना मिलेगा, CH3CW माइनस Na+, कितना मिला 10 मिलीमोल और साथ में H2। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किस में कन्वर्ट होकर चल रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, यानी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज हो रहा है, तो जितना ज़्यादा सोल्यूशन में आयन बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। अब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन में सब कुछ तो CH3CW माइनस Na+ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 10 मिलीमोल है, ये तो 100% डिसोशिएट हो गया। साथ में हम क्या कर रहे हैं, NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और मिला रहे हैं, यानी हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसका फाइनल ग्राफ कैसे बनता है, इस एक्सिस में हमने रखा है लैम्डा m, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे हमने रखा है वॉल्यूम ऑफ NaOH जो भी हमने ऐड किया है। अब ये ग्राफ ऐसे चलता है कि पहले थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा फास्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाले जो ये पॉइंट था हमारे पास T=0, वो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से था इस पॉइंट पर, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, इस वाले पोर्शन में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा, और यहाँ की कंडक्टिविटी CH3CW माइनस कुछ H+ के कारण और थोड़ा बाकी Na+ के कारण मोलर कंडक्टिविटी होगी। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे CH3CWH और CH3CW माइनस Na दोनों की वजह से होगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन CH3CWH और CH3CWNA दोनों की वजह से मोलर कंडक्टिविटी आएगी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन होगा ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, CH3CWNA और साथ में NaOH की वजह से। ओके, अब केस 3 पर आते हैं। केस 3 में वीक एसिड और हमने क्या लिया है, वीक बेस लिया, तो हमारे पास यहाँ क्या है CH3CWH और साथ में हमने मान लो ले लिया NH4OH, ये अगेन 0.1 मोलर 100 ml, और ये 0.1 मोलर और इसके साथ में हमने वॉल्यूम PmL लिया है। अब अगेन स्टार्ट करोगे CH3CWH साथ में NH4OH, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो CH3CW माइनस NH4+ और साथ में H2। मान लो ये मैंने टोटल हमारे पास ये कितना है 10 मिलीमोल है, इसमें हमने मान लो 1 मिलीमोल मिला दिया, यहाँ पे कितना बचेगा 9 मिलीमोल, ये कंप्लीट कंज्यूम हो गया, ये कितना बना 1 मिलीमोल। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट किससे रिप्लेस हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेस होगा
उस केस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगेन यहाँ फिर से देख लो कि यहाँ पे CH3CWH NH4OH है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल अमाउंट जब ये बनेगा, पुराने वाले केस की तरह पहले कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेसमेंट होगी। अब एट इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो CH3CWH साथ में NH4OH, तो दोनों का हमने इसका भी 10 मिलीमोल ले लिया और इसका भी हमने 10 मिलीमोल ले लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया तो CH3CWNH4, तो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है सब कुछ किससे रिप्लेस हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया। अब बात करते हैं आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, जल्दीबाजी में गलत मत करना। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से है, कितना, 10 मिलीमोल। अब इसमें हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं NH4OH। अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट पर इसके NH4 प्लस का कॉमन आयन और लगेगा, मतलब पहले ही हमारे पास जो हमने मिलाया है वो एक वीक बेस है या फिर कह लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ हमारे पास एक पहले से ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था और इसका कॉमन आयन और इस पे लगेगा। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसोशिएट होगा, या फिर अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो स्लाइट चेंज दिखाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, इधर वॉल्यूम ऑफ NH4OH जो भी हम ऐड कर रहे हैं, तो पहले हमारा स्लाइड डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट और उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये हमारा ग्राफ बनेगा। और ये वाला जो कहाँ गया, ये वाला जो पार्ट है ये CH3CWH साथ में NH4OH और साथ में CH3CW NH4 की वजह से, और इधर वाली कंडक्टिविटी ये इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गए हैं, ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है। इसके बाद ये कंडक्टिविटी CH3CW NH4 और साथ में NH4OH की वजह से। अब आते हैं केस नंबर 4 पर। यहाँ पे हमने क्या लिया है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, जैसे मान लो हमने ले लिया HCl साथ में CH3CWH और हम इसमें NaOH ऐड कर रहे हैं। तो देखो इस केस में हमारे पास दो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। IIT ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम ऐसा ही कि बफर सॉल्यूशन बनता था। तो यहाँ पे आपको शायद याद होगा, आयनिक में पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करता है। जब इसके साथ सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी फिर ये रिएक्शन किसके साथ करना स्टार्ट करेगा, CH3CWH की वजह से। यानी हमारे पास दो इक्विवेलेंस पॉइंट बनेंगे। तो पहला किसकी वजह से होगा, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करेगा तो सिर्फ हम HCl की कहानी देखेंगे। HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा, NaCl और साथ में H2O। तो यहाँ बेसिकली कौन सा वाला पार्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो यहाँ पे जब तक ये रिएक्शन चलेगी तब तक लैम्डा m की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमारा वीक एसिड रिएक्ट करने के लिए जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब वीक एसिड रिएक्ट करने के लिए जाएगा तो उस केस में CH3CWH और साथ में NaOH की आपस में रिएक्शन होगी। तो हमें फिर से क्या मिलेगा, CH3CW माइनस Na प्लस और फिर साथ में हमारा H2O कहाँ तक, टिल सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट तक। ठीक है, अब आफ्टर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आप फर्दर फिर से और भी ज़्यादा NaOH ऐड करोगे तो अगेन इलेक्ट्रोलाइट आप इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका लैम्डा m फिर से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आप इसको ग्राफ के थ्रू पहले समझ लेते हैं, फिर वन बाय वन इन्हीं के बारे में ग्राफ पर ही लिख लेंगे क्या होना है। इधर हमारा लैम्डा m, इधर जो भी हम वॉल्यूम NaOH का ऐड कर रहे हैं, तो पहले हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, हो गई।
उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा फास्ट इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा पार्ट हो गया। यहाँ पे हमारे कौन कौन होगा, HCl, साथ में NaCl और साथ में CH3COOH। ऐसा नहीं कि फालतू बैठा रहेगा, थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा। ऑल्दो HCl का कॉमन आयन लगेगा तो CH3COOH का डिसोसिएशन कम होगा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होगा उसकी वजह से कंडक्टिविटी चलेगी। ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया। अब दूसरे सेक्शन में आते हैं। तो दूसरे सेक्शन में HCl कंज्यूम हो गया तो सब कुछ क्या मिला, NaCl, और साथ में हमें क्या मिलेगा, CH3COOH, और साथ में क्या मिलेगा हमें, CH3COONA। तो देखो यहाँ पे वो कॉमन आयन वाला हमने कहानी नहीं दिखाया, मतलब ये कर्व थोड़ा सा स्लाइड डाउन करके नहीं अप किया है। रीजन, पहले से डिक्रीज हो रहा था तो वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि डिक्रीज फिर से पिछले वाले में ऑब्जर्व क्यों होता है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग ही यहाँ से होता है, फिर डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करना स्टार्ट होता है। अब पहले से डिक्रीज कर रहा था, उसी में ये भी ऐड कर दिया तो थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज होगा, तो इतना इफेक्टिवली हमें ऑब्जर्व नहीं मिलता है, इसलिए हम उसको नहीं बनाते। और इस वाले पार्ट में किसकी वजह से, ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। इस वाले पार्ट में किसकी वजह से होगा, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे NaCl हो गया, साथ में CH3COONA हो गया, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH हो गया। तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ देखो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, इसलिए इंक्रीमेंट यहाँ भी है, बट इसके कंपैरिजन में स्लोप हमारा थोड़ा ज़्यादा है। अब आते हैं केस नंबर 5 के। ये हमारा है, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक, अब मान लीजिए हमने कोई एक एक्वा सॉल्यूशन लिया, दो अलग अलग का, या फिर ऐसे समझिए हमने एक AB आयन का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, इसमें एक हम CD आयन का एक्वा सॉल्यूशन मिला रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये A+ साथ में B-, और इसको ब्रेक करोगे तो C+ साथ में D-। तो मान लो A और D मिलकर के आपस में प्रेसिपिटेट बना लिए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, फिर A और D प्रेसिपिटेट हो गया, इसका मतलब B और C हमारे पास मिलेगा, तो हमारे पास C भी एक्वस फॉर्म में मिल गया। तो देखो t=0 पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ AB एक्वस था, तो हमें क्या मिल रहा था, A पॉजिटिव एक्वस की फॉर्म में, साथ में B- एक्वस की फॉर्म में। अब किसी t इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले, अगर बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, मान लो ये हमने 10 मिलीमोल लिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर मान लो AB मैंने 10 मिलीमोल लिया था, CD मैंने 4 मिलीमोल मिला दिया, तो हमारे पास AD कितना फॉर्म होगा, 4 मिलीमोल, और साथ में हमारे पास CB कितना फॉर्म होगा, 4 मिलीमोल। तो यहाँ से अगर रिएक्शन कराओगे तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 6 मिलीमोल। ये 4 मिलीमोल पूरा कंज्यूम हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट लिख लिया। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास पहले क्या था, A+ एंड B-। A+ कितना था, 10, और B- कितना था, ये भी 10। ये शुरुआत की कहानी है। बाद की कहानी में कौन कौन है, A+ 6, B- कितना है, 6, C+ कितना है, 4, और B- कितना है, 4 मिलीमोल। तो देखो यहाँ एनायन तो हमारे पास सेम अमाउंट में है, मतलब 6 और 4 मिला के कितने हो गए, 10 मिलीमोल हो गए। तो B- 10 मिलीमोल, और पहले भी हमारे पास कितने थे, 10 मिलीमोल। तो इसकी वजह से तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको हटा दो। अब देखते हैं A+, ये 10 था, यहाँ 6, यानी इसके 4 मिलीमोल किसने रिप्लेस कर दिए, B- से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब इसमें हम सब केस बनाते हैं, कि सब केस हमारा फर्स्ट, if mobility of C+ is greater than mobility of A पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, कि जिसने रिप्लेस किया है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो लैम्डा m वर्सेस जो भी हम वॉल्यूम ऑफ CD ऐड कर रहे हैं,
तो इसका मतलब जिसको हमने ऐड किया उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स पहले मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो हमने बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद CD और ज़्यादा मिला होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोलाइट आपने बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाया तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी और थोड़ी शार्प इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी, तो ये वाला पॉइंट है जब मिक्सचर होगा हमारे पास, यानी यहाँ जीरो वाला पॉइंट हो गया, यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट वाला पॉइंट हो गया। तो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट वाले पॉइंट में हमारे पास AB भी चलेगा और साथ साथ में हमारे पास CB भी चलेगा। और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट में हमारे पास कौन कौन चलेगा, एक हमारे पास चलेगा CB और दूसरा हमारे साथ चलेगा जो हमने और ऐड किया है। ऐड हम किसको कर रहे थे, तो CD एक्वस वाले को ऐड कर रहे थे, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सबके सेकेंड लेते हैं। सबके सेकेंड हमने क्या लिया कि अगर मान लो मोबिलिटी ऑफ C प्लस इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव है ना, हाँ ठीक है, मोबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव। अब इसको ग्राफ में देखो, तो इसका मतलब हम एक बढ़िया चलने वाले को या फिर जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा है उसको कम चलने वाले से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी पहले क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका मतलब फिर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो पहले मोलर कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगा, तो ये AB प्लस CB वाले की वजह से, और दूसरे वाले केस में किसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी होगी, CB प्लस CD की वजह से। अब तीसरे सब केस पे आते हैं। कि इफ मोबिलिटी ऑफ C positive is equal to mobility of A positive, तो देन इस केस में हमारे साथ क्या होगा कि जिसकी मोबिलिटी सेम है हम उसी से रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब आपस में चलने की स्पीड दोनों की सेम है, तो जब तक आप ऐड करते रहोगे, जब तक टाइट्रेशन होता रहेगा तब तक मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप फर्दर और ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, उसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी AB प्लस CB की वजह से और यहाँ मोलर कंडक्टिविटी CB प्लस CD की वजह से। और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया। ठीक, अब इसी पर बेस एक IIT ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए AgNO3 एक्वस और KCl एक्वस, KCl में हम AgNO3 ऐड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अपने पास कटायन कौन है, K प्लस, और एनायन कौन है, Cl माइनस। बाद में अपने पास कटायन कौन है, K प्लस, और एनायन कौन है, NO3 माइनस। इसका मतलब कटायन तो हमारे पास स्टार्टिंग और बाद का तो सेम है, तो कटायन की वजह से किसी भी टाइप की मोलर कंडक्टिविटी। देखिए सॉल्ट ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि NH4Cl और NH4NO3 हम यूज़ करते हैं अगर पाउडर के साथ सॉल्ट ब्रिज वाले फॉर्मेशन से। तो यहाँ कटायन क्या मिलेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ क्या मिलेगा, NH4 प्लस और NO3 माइनस। तो हम सॉल्ट ब्रिज जब पढ़ते थे तो जब ये हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसमें कटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मोबिलिटी ऑफ NH4 इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस, और यहाँ पे क्या मिला है, मोबिलिटी ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ NO3 माइनस। तो यहाँ से कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ NO3 माइनस। इसका मतलब Cl माइनस और NO3 माइनस दोनों की मोबिलिटी क्या है, सेम है। तो पहले ग्राफ क्या चलेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद जब इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट आप बढ़ा लोगे तो मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। अब एक और क्वेश्चन पूछा था IIT ने, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। चलिए
ये ऐसा सा कुछ ग्राफ फॉर्म करके दिया था। अब इसको समझते हैं कि ये ग्राफ कैसे फॉर्म होगा और क्या करना है हमें। देखो, जो भी हमने पहले ग्राफ पढ़ा होगा कि मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे ग्राफ बनता था और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस टाइप का कुछ ग्राफ फॉर्म होता था। इसका मतलब कंसंट्रेशन आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, ठीक है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाती है। ये रूट सी वाला इस एक्सिस पे रूट सी है हमारा। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और जैसे ही आप सीएमसी पर पहुंचोगे, सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, उसमें क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रोलाइट एक फैट के चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। तो इकट्ठा होने से क्या होगा, फिर सारे के सारे एक्यूमुलेट हो गए, एक्यूमुलेट होने से उनका ओवरऑल साइज बढ़ गया। तो मोमेंट अभी भी उसमें होगा, लेकिन ये वेट में भारी हो गया, तो इसका मतलब मोबिलिटी पहले के कंपैरिजन में क्या हुई, डिक्रीज होगी। तो जितना ज़्यादा मिसाइल फॉर्मेशन अब होगा, मोबिलिटी डिक्रीज होगी, मोबिलिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब कंडक्टिविटी और ज़्यादा डिक्रीज होगी। तो यानी ये वाला ग्राफ हमें किसमें मिला, ए वाले में। पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई है और जैसे सीएमसी में पहुंचा फिर और तेज़ी से डिक्रीज और फास्ट डिक्रीज हुई है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।